हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं आपके मिड टर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो वैसे क्वेश्चन आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत हो रही है। कुछ बच्चों ने पेपर मेरे साथ लाए हैं और डिस्कस भी किया हम लोगों ने। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये पेपर मैं सबके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्या पता किसी बच्चे को काम आ जाए। तो आई एम शेयरिंग सम क्वेश्चंस जो अभी अभी किसी स्कूल में आए हैं और बच्चों को डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को लेकर वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो हालांकि पेपर काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको भी डाउट हो। सो उस डाउट को किल करने के लिए क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मिड टर्म पेपर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि इफ़ यू कैन सी दिस। यस, विजिबिलिटी तो सही है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग स्टेडी करंट I1 एंड I2 इन सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। दो पैरेलल वायर है, डिस्टेंस d से सेपरेटेड है। Explain briefly with the help of a suitable diagram how the magnetic field due to one conductor acts on the other. Hence, deduce the expression for the force acting between the two conductors. Mention the nature of this force. तो बेसिकली हम लोगों ने जो किया था कि फोर्स बिटवीन टू वायर्स, दोनों में अगर करंट होगा तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हम लोगों ने डिराइव किया था। तो आइए उस चीज़ को वापस देखते हैं। हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है मान लेते हैं। करंट है इसमें सपोज I1, करंट I1 है। दूसरी जो वायर है ये I2 है, इसकी लेंथ डिफाइंड है L। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इनफाइनाइट वायर ले लिया, बहुत बड़ा वायर है, ये बहुत लंबी वायर है। इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये जो I2 लेंथ का जो वायर है, इसकी लेंथ L है, करंट इज I2, और इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R। ऐसा हमें फोर्स फाइंड करनी है इन दिस वायर जिसके पास I2 करंट है और जिसकी लेंथ L है। फोर्स फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होनी चाहिए किसी भी वायर पे जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है, ये भी हम लोग ने डिराइव किया था। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये फार्मूला था। अगर इसको वेक्टर का फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो ILB साइन थीटा लिखेंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में आपको मालूम है, क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा इधर आएगा। ठीक, तो यहाँ आपको ध्यान से देखने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में, इस वायर, देखो इस वायर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फोर्स फाइंड करने की। तो ये जो I2 वाला वायर है, I2 जो करंट है जिस वायर के पास, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट वायर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा। सपोज ये I1 वाला करंट है, ऐसा ऊपर जा रहा है, होल्ड द वायर लाइक दिस। तो हमारा फोर फिंगर ऐसे हो रहा है, कर्ल हो रहा है, ठीक है, ऐसे कर्ल हो रहा है फोर फिंगर। हमें यहाँ पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि I2 वाला वायर ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे मालूम है कि टैंजेंट ड्रॉ करना है। टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टैंजेंट अंदर जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वायर मैंने ले लिया I2 वाला, इधर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर है, और I2 वाला वायर वाला करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, I2 इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, I2 इधर। तो एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये था I1 करंट, दोबारा बता रहा हूँ, ये था I1 करंट। हमने इस वायर को ऐसे पकड़ लिया, तो हमारा फोर फिंगर देखो ऐसे कर्ल हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टैंजेंट अंदर की ओर जाएगा, और वायर हमारे पास I2 वाला ऐसा दिया गया है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ मैं साइन 90 लिखूंगा, फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन 91 हो गया
बेसिकली मुझे I2 लिखनी चाहिए क्योंकि इस वायर पे जो करंट है वो I2 है, लेंथ L है। B यहाँ पे गिवन नहीं है। B ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हमें मालूम है कैसा होता है। तो डायरेक्शन तो हमने फाइंड कर लिया। डायरेक्शन क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू दिस वायर एंड इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द वायर एंड अंदर की ओर इनवर्ड। तो जो B का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बिग वायर फॉर दिस स्मॉल वायर। ठीक है ना? इस B को उठा के आप यहां डाल दो, I2L, B क्या है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर I2 वाला। ठीक है, अब इस फोर्स का नेचर पता करते हैं। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट। उसके लिए आपको वेक्टर फॉर्म में जाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा अंदर था इस वायर के लिए, और लेंथ वेक्टर इसका ऊपर था। करंट के अलॉन्ग ही लेते हैं लेंथ वेक्टर, ऐसा करंट वेक्टर जो लेंथ के साथ एक बनता है, लेंथ वाला वेक्टर। करंट इज नॉट ए वेक्टर, लेंथ वेक्टर करंट के अलॉन्ग लेते हैं और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको लेना सिखाया हुआ है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो लेफ्ट वाला वेक्टर यानी कि लेंथ वेक्टर को बेंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यूजिंग राइट हैंड। ऐसे बेंड करेंगे, थंब इधर आ रहा है, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स आप दिमाग में घुसा लो। जब ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में होंगे पैरेलल, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। दोनों करंट जब अपोजिट होंगे, एक करंट ऐसा हो, एक करंट ऐसा हो, इस केस में रिपेल करेंगे, है ना? अब हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर, शायद आपको याद हो। तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्टिव फोर्स ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। और जब करंट के डायरेक्शन अपोजिट, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसको नोट कर लो बच्चों। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम? अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम? देखो, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का फार्मूला हम लोगों ने किया हुआ है। वो फार्मूला क्या था? F वेक्टर Q इंटू V क्रॉस B, ये फार्मूला था। क्रॉस हटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? QVB साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर फोर्स का मिनिमम कब करेंगे? जब साइन थीटा मिनिमम हो। हालांकि साइन थीटा मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम होती है +1, लेकिन फोर्स नेगेटिव हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन की जो वैल्यू होती है ना, वो -1 से ज़्यादा है और 1 से कम है, या 1 के इक्वल है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन नेगेटिव फोर्स लें या पॉजिटिव फोर्स लें, फोर्स तो होता ही है। नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फोर्स को। हाँ, फोर्स को जीरो जरूर कर सकते हैं। जीरो कब होगा फोर्स? जब साइन थीटा 0 हो जाए, यानी कि थीटा 0 डिग्री हो जाए, या नहीं तो 180 डिग्री हो जाए। और ये एंगल किसके बीच में है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 0 डिग्री और 180 डिग्री। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में फोर्स विल बी 0, नथिंग, खत्म। ठीक है ना, फोर्स 0। तो फोर्स 0 का मतलब हो गया वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, तो 0 डिग्री लेंगे, या फिर वेलोसिटी ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो ये 180 डिग्री हो गया। इस केस में भी फोर्स 0, फोर्स लगेगा ही नहीं पार्टिकल पे। ठीक है ना, इन दोनों ही केस में यहाँ पे थीटा 0 डिग्री लेंगे, यहाँ पे थीटा 180 डिग्री लेंगे, दोनों ही केस में फोर्स विल बी 0। ठीक है ना, आगे देखते हैं पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। ये तो पार्ट 1 था जो हो गया, पार्ट 2 करके देखते हैं। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन।
और प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स इंटर एट राइट एंगल्स टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा है, 90 डिग्री है। और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री होगा तब पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन। तब क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन होगा। और जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो हमारा इक्वेशन तो फिक्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ से v हटेगा, यहाँ से v हटेगा, मुझे क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, ये मिल जाता है हमारे को। ठीक है, तो हमारे को दो पार्टिकल की बात हो रही है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज दोनों का रिलेशन मालूम होनी चाहिए। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का मास m लेते हैं तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है, इसका चार्ज q लेंगे, इसका चार्ज 2q लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाएगा, नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे को r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको दो बार अप्लाई करो, एक बार प्रोटॉन के लिए, एक बार प्रोटॉन के लिए और एक बार अल्फा पार्टिकल के लिए। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा, सेम मोमेंटम ऐसे ही लिखेंगे। प्रोटॉन का मास m, अल्फा का 4m, प्रोटॉन के मास आप ले लो m इंटू वी पी, और ये हो जाएगा 4m इंटू वी अल्फ़ा। तो वी पी इज इक्वल टू वाट, 4 और वी अल्फ़ा मिल जाएगा, दिस वन, ये मिल जाएगा, वी पी इज इक्वल टू 4v अल्फ़ा। चलो अब ये वाला एक्सप्रेशन दोनों के लिए लिखना पड़ेगा, प्रोटॉन के लिए भी इसके लिए भी। तो रेडियस ड्यू टू प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन तो m लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वीपी लिखेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम दिया गया है, अलग अलग नहीं है। चार्ज की बात करेंगे तो Q लिखेंगे, ठीक है ना। अब यही वाला अल्फा के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, यही वाला अल्फा के लिए लिख लेते हैं ऐसे इधर अल्फा के लिए। तो R अल्फा, मास क्या लिखेंगे, 4m, भूलना नहीं है, मास 4m, वेलोसिटी v अल्फा, चार्ज Q 2q, तो अल्फा के लिए 2q ऐसे। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, बी केयरफुल। तो ये R अल्फा मुझे क्या मिल जाएगा, 2m v अल्फा अपॉन बी क्यू, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप देख लो रेशियो निकाल के, 1 और 2 का रेशियो निकालो, आर पी अपॉन आर अल्फा, सब कुछ कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/2, ये पूरा कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/2, दिस वन, आर पी अपॉन आर अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, ये कब आएगा रेशियो, जब सेम मोमेंटम होगा। इसका हमने इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है, इसका यूज़ किया है हमने, सेम मोमेंटम वाले इंफॉर्मेशन का हमने इस्तेमाल किया है, तो ये मुझे मिल गया। पार्ट बी करना है, जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेम कर देते हैं। अब ये तो हो गया हम लोगों का, ठीक है ना, ये इक्वेशन तो रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं काइनेटिक एनर्जी सेम जो दिया उसका फ़ायदा उठाऊंगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन क्वांटिटी है। यहाँ लिख लो हाफ m वी का स्क्वायर, हाफ 4m वी अल्फा का स्क्वायर। तो m/2 और m/2 तो चला गया, Vp मिल गया 2v अल्फा
ये Vp मुझे मिल गया सॉल्व करने पे 2V अल्फ़ा, इसका मुझे फ़ायदा उठाना है। तो फिर से इक्वेशन लिखूंगा मैं Rp m Vp अपॉन B चार्ज, इक्वेशन 1। दूसरा है R अल्फ़ा 4m V अल्फ़ा B चार्ज 2Q। तो R अल्फ़ा मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से हाँ, R अल्फ़ा मुझे क्या मिलेगा 2V अल्फ़ा अपॉन BQ, यहाँ M भी है। अब यहाँ Vp है, यहाँ V अल्फ़ा है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है Vp इक्वल टू 2V अल्फ़ा, तो Vp की जगह मैं क्या लिखूंगा 2V अल्फ़ा लिखूंगा ना, 2V अल्फ़ा 2V अल्फ़ा। तो दोनों का एक्सप्रेशन आप देख रहे हो बिल्कुल सेम आ गया है इन दोनों का। इसको डिवाइड करोगे ना Rp बाई R अल्फ़ा तो 1 आ रहा है रेशियो, डिवाइड करेंगे तो रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 1 ओनली। Rp बाई R अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो हमने दोनों पार्ट कर लिया। बस जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है डालते जाओ और जो आना होगा अपने आप आएगा। बस कैलकुलेशन सही रखना। रेशियो निकालने में बहुत बार बच्चे घबरा जाते हैं तो उनसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो घबराना नहीं है। प्लीज़ मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर वी शुड डिक्रीज करंट सेंसिटिविटी। ओ फार्मूला हम लोगों ने किया था, एक फार्मूला के थीटा इज इक्वल टू बीना। आप देखना अपने नोट्स में या फिर दूसरे वीडियोस में देखा जहाँ पे हमने डिराइव किया हुआ है, वहाँ पे एक फार्मूला मिलता था। करंट सेंसिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं आई एस, दैट इज थीटा बाई आई। ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा बीना अपॉन के। बीना बीना आपके फ्रेंड भी हो सकती है, बीना अपॉन के। हमने कुछ नहीं किया, थीटा मुझे यहाँ से मिल गया, बीना अपॉन के यहाँ डाल दिया, बीना अपॉन के, तो मुझे मिल गया बी एन ए अपॉन के। ठीक है ना, ये मुझे मिल गया करंट सेंसिटिविटी। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर वी शुड डिक्रीज। इसको अगर आपको इंक्रीज करना है तो के को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिक्रीज की बात हो रही है। एंड आई एस यानी कि करंट सेंसिटिविटी और के आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है ना। हो टू इंक्रीज द करंट, इसको बढ़ानी है तो आपको के को डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आई और एरिया डायरेक्टली रिलेटेड है, इसको बढ़ाना है तो एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डिक्रीज की बात हो रही है तो टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये रिलेशन यही देखो, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे फॉर्मूले से ही तो रिलेटेड है। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था तो फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो इसका आंसर लेंगे टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। बड़ा इजी सा था ये तो। नेक्स्ट है, ये बच्चों के स्कूल के पेपर हैं तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, कहीं कहीं टिक किया हुआ है। इन ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हैविंग ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया A and current I is placed in a radial magnetic field strength B, torque acting on the coil। जहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो, वहां आप सावधान हो जाना कि थीटा 90 डिग्री है। कौन सा थीटा, जो टॉर्क में लेते हैं, टॉर्क में लेते हैं ना, बीना साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो बीच का एंगल है होगा वो 90 डिग्री होगा इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखना। तो साइन 91 हो गया, क्योंकि थीटा यहाँ 90 लेंगे तो टॉर्क क्या मुझे मिलेगा बीना। बीना इज अ टॉर्क, तो बी आई एन है ना, बी आई एन ए बीना। यहाँ के स्क्वायर का टर्म तो है नहीं, यहाँ कहीं भी स्क्वायर का टर्म नहीं मिलेगा बच्चों, सावधानी से करनी है। सी आंसर मिल गया आपको, ना भी लिखा हुआ है इसमें, एन ए भी है, लेकिन है तो प्रोडक्ट है ना, बी आई एन ए बीना। द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज,
डिफ्लेक्शन। वापस आप उस फॉर्मूले में आ जाओ जो हमने अभी अभी लिखा था, के थीटा इज इक्वल टू बीना, ठीक है ना। थीटा क्या लिखेंगे, बीना अपॉन के। ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का ही फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है, नोट्स देख लो या फिर अपना वीडियो देख लो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्सन कांस्टेंट। नो, थीटा एंड के आर इनवर्सली रिलेटेड। ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, ऑप्शन 1 गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, थीटा डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। यस 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 यस, बी ऑप्शन सही हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी वाला गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं, थीटा एंड आई आर ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड, तो डी वाला भी गलत हो गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, फॉर्मूला बेस्ट। A moving coil galvanometer is an instrument which is used to measure EMF। नहीं 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 नहीं, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर से EMF मेजर नहीं करते कभी भी, ये गलत जवाब है। पोटेंशियल डिफरेंस, नो 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 नो। रेजिस्टेंस मेजर, नो 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 नो। ऑब्वियसली फिर यही होगा। इज ए डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स अ डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू इट्स कॉइल्स, है ना, इजी है वैसे। What is the value of magnetic field at the point O due to current carrying wire shown in the figures? Explain। यहाँ दो फिगर है, ये कोई फिगर नहीं है बच्चों, ये नेग्लेक्ट करो इसको। दो फिगर है, एक सेमी सर्कल ऊपर की तरफ है, सेमी सर्कल नीचे की तरफ है, ठीक है ना। ये अलग अलग फिगर है लेकिन ये ज्वाइंट है, तो आपको डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते कैसे हैं। पहले वाले में तो करंट ऐसे राइट की ओर जा रहा है, तो आप ऐसे पकड़ोगे तो अंदर सेंटर पे अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस ऊपर वाला वायर, ठीक है ना। करंट ऐसा, वायर को ऐसे पकड़ेंगे तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इस वायर को ऐसे पकड़ेंगे तो इस पे बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सेंटर पे फिर 0 आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ऐसे था तो हम लोग वायर को तो ऐसे ही पकड़ते हैं ना, थंब विल बी अलोंग करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। इसको आप वायर को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे यहाँ फाइंड करने मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे 0 मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी बात करो, यहाँ भी सेम फंडा है, इसके कारण अंदर, इसके कारण बाहर, 0 मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, डायरेक्शन आ रहा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, derive the expression for the magnetic moment of an electron revolving at a speed v around an orbit of radius r in hydrogen atom. What is the term known as magnetic moment of electron? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही तो बोलते हैं। देखो कोई भी कॉइल में करंट अगर जाता है, थोड़े टाइम के बाद वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। एक फेस बन जाता है साउथ पोल, एक फेस बन जाता है नॉर्थ पोल। मान लो आपका ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें करंट आप दे दोगे तो ये क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एक फेस बन जाएगा नॉर्थ पोल, एक फेस बन जाएगा साउथ पोल, स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। सिमिलरली करंट देंगे तो ऐसा ही होगा, हर एक कॉइल में होता है। अब एटम की बात करें तो क्या होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट तो वहाँ भी हो गया, तो करंट है यानी कि हर एक एटम के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनरल फार्मूला जो होता है करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी कॉइल और एनी पाथ इन विच चार्ज इज फ्लोइंग। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। तो करंट कैसे निकालते हैं हम लोग, चार्ज बाय टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 में भी पढ़ा था हम लोगों ने, चार्ज अपॉन टाइम, दैट मीन्स E बाई टी। E लिखा है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चार्ज Q की जगह E लिखते हैं कब, जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है, E अपॉन टी। अब इलेक्ट्रॉन कैसा, ऐसा घूमता रहता है ना, बीच में तो न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग लाइक दिस इन सम रेडियस, ठीक है। तो हमें निकालनी है टाइम, पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम होता है, तो यहाँ डाल देते हैं
2 पाई आर अपॉन वी हो जाएगा EV अपॉन 2 पाई आर। करंट आ गया, करंट I की जगह डाल देते हैं, M इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, EV अपॉन EV R बाई 2। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मुझे मिल गया EVR अपॉन 2। यही डिराइव करने को आपसे मांग रहा था। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। है ना इजी, बहुत इजी है, धमाकेदार इजी, डिराइव कर लो, बहुत बार आ चुका है ये। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, सेशन ये ख़त्म है। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको साथ लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। देखो बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग। और आपको सीखने को मिल रहा है, जरूर लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ भी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी ऑलवेज।